त्योहार का 483वां दिवस है। और अच्छा। ये निरंतर आबाद गति से आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रहा है। योग और आहार हम्म, का ये संगम हम सब मिलकर के आगे साकार हो रहा है। तो इसी क्रम हम्म, में हम्म, आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं हम्म, आदरणीय सुरेंद्र कुमार सिंह जी। आप कृषि अधिकारी हैं थराली चमोली में। और आप क्योंकि ये जो दूसरा सत्र है, पहला सत्र हमारी बहन निशा जी ने जो कराया, हम्म, और दूसरे सत्र में हम हमेशा आहार के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, और कृषि के बारे में, जैविक कृषि के बारे में, अन्न के बारे में, और साथ में ही मार्केटिंग से लेकर के अन्य पहलुओं पे बात करते हैं। तो इसी क्रम में आदरणीय सुरेंद्र कुमार सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है। और कृपया आप इस मंच पर अपना उद्बोधन दें, और साथ में बाद में हमारे आदरणीय जो कृषक बंधु हैं वो भी आपसे वार्तालाप करेंगे। आदरणीय सिंह साहब, स्वागत। नमस्कार सभी उपस्थित और जुड़े हुए भाइयों बहनों और कृषक बंधुओं को। मेरा सौभाग्य है कि आज आपके बीच में मुझको अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। और जैसा कि मैं देख पा रहा था अभी जो है कि आप लोग जो है बड़े ही जतन तन और मन के साथ में जो है पूरे शरीर के योगा में लिप्त थे। वास्तव में अगर कोई चीज जरूरी है तो वो है हमारा स्वास्थ्य। लेकिन स्वास्थ्य के साथ साथ में ये भी जरूरी है कि जो शरीर है इसकी एक भूख होती है, और भूख उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है भोजन की। और भोजन तो मिल जाता है, लेकिन अगर भोजन में शुद्धता ना हो, भोजन आपके बॉडी के अनुकूल ना हो, तो वो भोजन भी कभी कभी अभिशाप बन जाता है। जिसके कारण आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारी स्थिति ऐसी समाज में आप देख रहे हैं कि खाने के बाद जो है चीजें हमको फायदे की बजाय नुकसानदायक ज्यादा सिद्ध होने लगी। उसका कारण कुछ इस तरह की चीजें हैं, खेती क्रियाकलाप है बहुत ज्यादा, उसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, कुछ हमारे अपने तौर तरीके के कारण जो है ये स्थिति आई है, ताकि उसकी शुद्धता जो है, खाद्य पदार्थों की शुद्धता प्रभावित हो रही है। आप लोग सब सुन रहे हैं ना? मेरी आवाज आ रही है जी, आप लोग को? आ रही जी सर, आ जी रही आ जी। रही आ रही आवाज। थैंक यू, थैंक यू। तो अब मेरा एक सब्जेक्ट इस तरह का है कि अभी आप कृषि मतलब एक बड़ा नीरस सब्जेक्ट है, जिसकी हम बात करें धूल मिट्टी से सना हुआ, कीच गारे से सना हुआ सब्जेक्ट है। लेकिन कहते हैं कि कमल कीचड़ में खिलता है, ऐसे ही जो हमारा भोजन है वो इसी मिट्टी में पैदा होता है। वैसे तो मिट्टी से देखे तो सारी चीजें पैदा होती है। तो इसकी शुद्धता बरकरार रहे, भोजन हमको समय पे सही मात्रा में और शुद्ध रूप में मिले, ये ज्यादा जरूरी है कि हम उसमें अपने क्रियाकलापों को, जो खेती के उपादान है उसमें थोड़ा सा बदलाव करें, और हमारा उत्पादन भी हमको मिले और साथ में उसकी शुद्धता भी बनी रहे। आजकल आप सुन रहे होंगे कि जैविक खेती की बात हो रही है, नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है। तो ये पद्धति जो आज आप सुनने में मिल रही है, ये हमारी सब पुरानी पद्धतियां हैं। जो नेचुरोपैथी है, नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक तौर तरीके से जो आप ट्रेडिशनली शुरुआत में जो हमने जीना सीखा, खेती करना सीखा, जो हमने उस समय किया, आज फिर हमको उसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा क्रॉप उत्पादन के कारण जो है, जहाँ फील्ड की स्थिति भी खराब हुई है, वहीं हमको पर्याप्त मात्रा में भोजन तो मिल पा रहा है, लेकिन भोजन की शुद्धता भी जो है उससे प्रभावित हुई है। तो ऐसे में थोड़ा सा बदलाव करके ये जरूरी हो जाता है कि जो भी भोज्य पदार्थ हम ले रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, भोजन की थाली में जो भी परोसा जा रहा है, अगर उसमें शुद्धता नहीं होगी तो निश्चित तौर पर हमारे सपने जो है ना वो पूर्ण नहीं होंगे। क्योंकि भोजन एक ऐसी चीज है, अगर आपको भोजन नहीं मिलता है तो आपके सपने भी जो है लुप्त हो जाते हैं। और अगर आप खाली पेट हो
और आपको कोई कहे कि हम आपको ये देंगे, वहां चलिए, यहाँ घूमने चलना है, तो आदमी की पलकें नहीं उठती, घुटनों में मुंह छपाए पड़ा रहता है, पेट को दबाए रहता है। तो पेट की भूख ऐसी होती है, और जब खाना मिल जाता है तो उसके बाद में सपने जागृत हो जाते हैं। तो भोजन नितांत जरूरी है, ऊर्जा के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ मन के लिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज आपसे बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने भोजन की शुद्धता को जो है बरकरार रख सकते हैं। देखिए, अभी तक अगर आप देखें तो आप किसी खेत में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे कृषक बंधु वहाँ क्या चीज देखें? दिखने को तो अगर आप फील्ड में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा छोटे शब्दों में कहें तो वहां आपको जो है तीन चीजें आपको दिखती है। एक पहला आपको दिखाई देगा इन्वायरमेंट, जो नेचर है, पर्यावरण है, जो वातावरण है, वो पूरे फील्ड में आपको दिखाई देगा। दूसरा जो है आप देखेंगे वहां पे एक पेस्ट होगा, और तीसरा एक होगा होस्ट। तो पेस्ट और होस्ट क्या है? कि जो पेस्ट है वो नासी जीव जिसको हम कहते हैं, और होस्ट वो है जिसको खाया जाता है, जिस पार्ट्स को। और इन सबके होस्ट और पेस्ट की स्थिति को मेंटेन करने के लिए, एक रूपता बनाए रखने के लिए, इनको दोनों को अपना जीवन चक्र चलाने के लिए निर्भर किसमें है? वातावरण। अगर इन्वायरमेंट इनके फेवर में है, तब खेत में आपका जो होस्ट प्लांट है, जो भी आपकी फसल है, वो डेवलप होगी, उसमें फल फूल साग भाजी जिस पर्पज से आपने उसको उगाया है वो आपको मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ में जो है आपको जो आपका पेस्ट है वो उसको किस तरह से नुकसान कर देता है, अगर उसकी फेवरेबल कंडीशन बनती है तभी वो उसको नुकसान कर पाएगा। तो इसमें दोनों चीजों पे जो है वातावरण का अपना प्रभाव पड़ता है। अगर वातावरण उनके अनुकूल है तब प्लांट्स की ग्रोथ होगी, अनुकूल नहीं है, सपोज आपने जो है अभी बीज बोया और उसके बाद आप चले गए, और उसके बाद तत्काल रात को जो है इतनी मूसलाधार बारिश हुई, तो क्या होगा कि आपका बीज का जर्मिनेशन ना होकर वो सड़ जाएगा। तो फेवरेबल कंडीशन अगर होगी तो आपकी जो फसल भी अच्छी होगी, और साथ में जो भी पेस्ट है, जो भी नासी जीव है, जो उस पर आश्रित है, अगर उनके लिए टेम्परेचर सुटेबल है, मॉइस्चर है, तो ऐसी फेवरेबल कंडीशन में वो अपना विकास भी करेंगे और भोजन भी खाएंगे और हमको नुकसान भी करेंगे। तो इन्वायरमेंट का तीनों ही चीजों में असर पड़ेगा। तो ये एक बहुत चक्र है, और ये सब नेचर पर निर्भर है। तो वहाँ नेचर को तो अपना काम करती है, लेकिन हमको अपने तरीके से नेचर के साथ में किस तरह से एडजस्ट करना है, चीजों को कैसे बदलना है, ये थोड़ा सा जो है आपको सोचना होगा। अगर मोटे तौर पे आप देखें कि हम जो आपसे बात कर रहे हैं, तो सवाल ये भी उठ जाता है कि भाई इसकी जरूरत क्या है, हम किस कारण से ये सब क्यों करें, ये सवाल उठता है। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो भी हम जो है कृषि उत्पाद, खाद्य पदार्थ अपने भोजन में ले रहे हैं, तो आप देखिए कि उसकी क्वालिटी जो है इतनी विस्मित विष मिश्रित होती जा रही है कि वो हमारे लिए लाभ की बजाय हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं। दूसरा क्या हुआ है कि आपका जो पर्यावरण, जैसे भी हम नेचर की बात कर रहे थे, तो लगातार अंधाधुंध कीटनाशकों के इस्तेमाल से, लगातार बिना सोचे समझे पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर के यूज के कारण जो है, कभी कभी लोग क्या करते हैं कि वो देखा देखी भी अपने जो है खेतों में रसायनों का, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने लगते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा ये भी है कि हम थोड़ा सा खुद ज्यादा अपने जुगाड़ या उसको कहें अफीमबाजी में ज्यादा विश्वास करने लगते हैं, तो टेक्निकल सलाह के बिना भी कभी कभार पड़ोसी ने कुछ छिड़काव किया, आपने भी वैसे ही देख के छिड़काव कर दिया। लेकिन उसमें क्या होता है कि समस्या हो सकती है कि आपकी फील्ड की प्रॉब्लम कुछ और है, वहां आपके यहाँ कीड़ा लगा है, उसके यहाँ बीमारी लगी है, आपने उसी कलर का डब्बा देखा, रंग देखा, और ला करके आपने भी छिड़का। तो बिना ऐसी तकनीकी सलाह के जो क्या होता है कि इससे भी आपका जो है डिस्टर्बेंस हो रहा है। जहां आपकी भूमि आपकी जो है प्रदूषित हुई है, वहीं जब एयर से उड़ के ये पॉल्यूशन आपके इन्वायरमेंट में जाता है, मॉइस्चर के साथ में, पानी के साथ में भाप बन के, तो वहाँ का भी इन्वायरमेंट भी गड़बड़ होता है, और यही दूषित जो वर्षा जो है फिर एसिड जिसको हम बोलेंगे वो हमारे फिर फील्ड में आती है। दूसरा, जो इंटरनेशनल मार्केट है, वहां पे अगर आप देखें कि हमारे जो प्रोडक्ट है
उनकी कीमत उतनी हमको नहीं मिलती है, और क्वालिटी खराब होने के कारण, उसका टेस्टिंग के कारण जब सैंपल फेल हो जाते हैं, तो हमारी बहुत सारी चीजें जो जो हमको एक्सपोर्ट कर रहे थे, बाहर भेज रहे थे, तो वो वहां पे फेल होने के बाद में फिर वापस आती है, तो इस तरह से खर्चा भी बढ़ा, और वो किसी खाने योग्य आपका खाद्य पदार्थ नहीं रहता। तो भूमि की दशा खराब हो रही है, आपका भोजन भी खराब हो रहा है, पर्यावरण भी खराब हो रहा है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। तो हम अन्न का उत्पादन तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे उत्पाद का फायदा हमको नहीं मिल पा रहा है। तो ये सोचा गया कि भाई इसमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। तो आज हम जो नेचुरल फार्मिंग के कंसेप्ट पे आए हैं, प्राकृतिक खेती तौर तरीके से करें, किसी चीज का उसमें इस्तेमाल ना करें, केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का, टाइमिंग के हिसाब से उसको एडजस्ट करें। इसी तरह से जो है आपके जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैविक खेती जिसको आप कहेंगे। तो जैविक खेती में भी क्या है कि जो सॉइल के अंदर जो है आपके अंदर जीवांश की मात्रा में कमी नहीं आनी चाहिए। जैविक मतलब मोड़ा सिद्धांत यही है उसका, कि आपका जो कार्बनिक पदार्थ है वो सॉइल के अंदर रिच होना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक मैटर खूब अच्छा होगा ना, कार्बनिक खादें आप उसके अंदर मिलाएंगे, जैसे कि आप जो है FIM है, या वर्मी कंपोस्ट है, या आपका कंपोस्टिंग है, घर का जो आपका जो चारा होता है, गोबर है, उसको सड़ा गला करके अच्छी तरह से समावेश करते हैं, तो इससे क्या होगा कि कलर जो है आपकी सॉइल का जो है वो ब्लैक ही हो जाएगा। और ब्लैक ही कलर होने से क्या होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा जो सनलाइट को सोखती है, और भूमि को एक तरह से क्या कहेंगे कि बुखार चढ़ा देना। तो भूमि को अगर बुखार चढ़ेगा तो टेम्परेचर होगा, तो सॉइल के अंदर जो ऐसे कीटाणु हैं कि जो हमारे पौधों के लिए नुकसानदायक है, ऐसे कुछ वीड्स भी हैं, जो खरपतवार जिनको हम कहते हैं, कि जो फसलों के साथ में प्रतियोगिता करते हैं। और वास्तव में हम जो भोजन दे रहे हैं, हमारा मकसद होता है अपनी फसल को उगाना, लेकिन अगर उसके अंदर खरपतवार चूंकि पहले से उगाते हैं, या उसके अंदर उसकी सीड मौजूद है, तो वहां उस भोजन का अवशोषण वो करते हैं और हमारी फसल उसको नहीं ले पाती। तो अगर आप टेम्परेचर इस तरह से सॉइल का आप बढ़ा लेंगे, तो क्या होगा कि ऑर्गेनिक मैटर जो है ब्लैक ही कलर हो गया, तो सनलाइट को सूखेगा, तो उससे क्या होगा कि आपकी जमीन का टेक्सचर और स्ट्रक्चर बढ़िया होगा, एरेशन अच्छा होगा, पोरिस्वेस बढ़िया होंगे, और धरती को प्यास भी लगेगी और पानी भी पिएगी, और उसके बाद जब उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपको अच्छा प्रोडक्ट भी देगी। तो कारण क्या है कि वो स्थिति को भी हमको सुधारना है। और बायो फर्टिलाइजर में आपको जितना आप चाह सकते हैं, जितना आपको अवेलेबल है, अगर ज्यादा भी डाल देंगे तो वो भी आपका नुकसान करने वाला नहीं। तो इस तरह से धरती की जो फिजिकल कंडीशन है, जिसमें हमने सपने अपने बोने हैं, जिसमें हमने कोई भी फसल बोनी है, पौध लगानी है, तो वो सपने उस धरती से पूरे होने हैं। तो उस धरती को आपका शुद्धिकरण आपका होना बहुत जरूरी है। तो पहली बात तो यही है कि आप जो है उसको शुद्ध कर ले, और बोने से पहले अगर कोई समस्या उसके अंदर आती है, किसी कीट रोग की समस्या पहले से ही है, और आपको लगता है कि भाई लगातार इसमें प्रॉब्लम्स आती है, तो आप उसका जो है ट्रीटमेंट जरूर कर लें। सॉइल ट्रीटमेंट के लिए देखिए क्या है कि हमारे पास में आप देखें कि अगर हम मैदानी क्षेत्रों में देखें, हरिद्वार की अगर बात करें या नीचे की बात करें, तो हमारे पास में बड़ी आसानी से जो घर घर में नीम का आपको जो है उपलब्ध मिल जाए। तो नीम की खली या नीम की पत्तियों को भी अगर उनको जो है जब निमोनिया पक जाती है तो इकट्ठा करके आप जो है मिक्स कर दें, डाल दें उसको जो है। अगर 20-25 किलो आपके पास में नीम की खली है, पर एकड़ उसको मिला दें बुआई से पहले, तो जमीन के अंदर जितने भी कटवर्म है, दीमक है, तो इस तरह के जो भी इंसेक्ट उसके अंदर डेवलप होते हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनकी स्थिति जो है उस समय नियंत्रण हो जाती है। और जो कसालापन है उसके कारण अगर कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं कि जो उसकी गंध को सूंघ के जो है खेत से वापस बाहर आ जाते हैं, वो आप मिला दें। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जो हम बहुत महंगे जैसे नर्सरी लगा रहे हैं, अगर आप कोई फ्रूट प्लांट की नर्सरी लगा रहे हैं, या कोई आप जड़ी बूटी का काम कर रहे हैं, तो या कोई नर्सरी जैसे धान की नर्सरी लगा के आपने रोपाई करनी है, तो उस कंडीशन में, या आपकी सब्जियां हैं, तो जो आपका नर्सरी क्षेत्र है उसको आप ट्रीट करके उसमें पौध अगर आप तैयार करेंगे, तो वो जो पौधा होगा वो आपका हेल्थी होगा। उसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जो है उसकी खेत की जैसे आपने निराई गुड़ाई कर ली, थोड़ा सा पानी के छींटे मार दीजिए, मॉइस्चर हो, और 100 से 150 माइक्रोन की जो आप पॉलोथीन की एक शीट लीजिए, और उस सीड बेड के ऊपर आप उसको बिछा दीजिए,
और ये आपको जो जिस समय आपने नर्सरी डाली है उससे 15-20 दिन पहले इस कार्यक्रम को आप कर लें। खासतौर से जो है अगर गर्मी में मई जून के महीने में आप इसको करते हैं और उसके बाद सपोज जैसे धान की आपने जो है जुलाई में जाके जो है आपने रोपाई करनी है, तो जब आपको जून में चाहिए तो आप मई में इसको काम को कर सकते हैं। ऐसी सब्जियों के हिसाब से आप उसको 15-20 दिन पहले जो भी आपकी जो गार्डन की जो आप क्यारी लगा रहे हैं जिसमें आपने पौध तैयार कर ली है, तो वहाँ इस तरह से गुड़ाई करके और उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर के लिए पानी दे दें और फिर उसके बाद 100 से 150 माइक्रोन की जो पॉलिथीन की शीट है उससे उसको चारों तरफ से ढकने के बाद में मिट्टी से कवर कर दें ताकि वो उड़े ना। अब इसके बाद में जो है जो सॉइल के अंदर जो आपकी जो सूर्य की जो धूप जाएगी इस शीट के अंदर से निकल के मॉइस्चर है तो जमीन के अंदर जो है काफी गहराई तक हो जाती है और वहां पे बहुत सारी ऐसी पुरानी फंगस होती है, बैक्टीरिया होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनके अंडे होते हैं, लार्वे होते हैं। यहाँ तक कि आपके जो वीड है उनकी जो रूट्स होती है, जैसे आपका हिरन खुई है, आपका जो मोथा है, तो ये काफी नीचे जाकर के 1-2 मीटर गहराई में जाकर के सीड होते हैं। तो वहां पे वो एक तरह से उसकी रेंज बढ़ जाती है और वो उसको जो है प्रजनन क्षमता को उसकी प्रभावित करती है। इंसेक्ट विहीन आपके जो है फील्ड हो जाता है, रोग विषाणु आपके खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से आपकी फील्ड के शुद्धिकरण हो जाता है और इसमें कोई बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं है, बहुत आसानी से हमारे किसान भाई इसको कर सकते हैं। दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो दूसरा है कि आपका जो है जो सीड है, जो आप बीज उसमें लगा रहे हैं उसकी जो क्वालिटी को आप देख लें एकदम उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए। तो वैसे तो आप जो है प्रमाणित बीज ही लें, हमारे विभाग के माध्यम से भी जो है कृषि विभाग के माध्यम से प्रमाणित बीज जो है आपको अनुदानित रेट पर मिलते हैं और डीबीटी के माध्यम से आप बाकी पैसा आपके खाते में आता है, पहले आपको जो है फुल पेमेंट पे उसको लेना होता है। तो प्रमाणित बीज अगर आप लेते हैं या कहीं से भी आप बीज लेते हैं तो बीज का भी शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए आपने घर तो बहुत बढ़िया बना लिया है और उसमें अगर मकान बना रहे हैं और उसमें क्वालिटी उसकी बढ़िया नहीं है तो वो फिर जल्दी से उसकी नींव तो आपने बढ़िया डाली नहीं है और आप सपने सोच रहे हैं कि मकान में हम ये करें, दादा परदादा सब बच्चे खेलें, तो उसकी हेल्थ भी बहुत जरूरी है। तो सीड जो है वो आपका सपना है, वो आपका बच्चा है, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए किसान भाइयों जो आप बीज आप लेते हैं, अगर आप अपने घर का बीज इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने रिश्तेदार से लेकर आए, कभी कभी होता है कि भाई हमारे रिश्तेदार के यहाँ बहुत अच्छी फसल हुई है, चलो वो वाला बीज अपनी बार लगा के देखते हैं। तो आप बीज ले आते हैं तो लेकिन बीज का परीक्षण आप जरूर कर लें और परीक्षण करने के लिए उसकी साफ सफाई बहुत जरूरी है। जैसे कि हम अपने पूजा पाठ करते हैं, सुबह नहाते धोते हैं, कपड़े पहनते हैं, उसके बाद कंघा उंगा करके पूरे देवानंद स्टाइल में बाल निकल के चलते हैं। तो ऐसे ही बीज जो बच्चा है उसको भी आपको पूरी केयर देनी है। तो उसके लिए आप जो है उसको किसी ठंडे पानी में जो है बाल्टी में डिप करिए, उसके बाद में आप उसको चलाइए। तो चलाने के बाद में जो सीड होगा उसके अंदर थोड़ा कूड़ा हो सकता है, कुछ गांठे टाइप हो सकती है, कुछ उसमें उनके वगैरह हो सकते हैं, या हो सकता है कोई खरपतवार का बीज उसके साथ लिप्त हो, तो वो पानी के ऊपर तैर जाएंगे और उसके बाद जो आपका कूड़ा करकट आया है उसको आप जो बाहर निकाल दें और जो नीचे आपका जो बीज बैठ गया है उसको छाया में सुखा लें और सुखाने के बाद में आप जो है फिर उसको भी टीका भी लगा दें। देखिए बच्चा जब होता है ना तो हम अस्पताल में जाते हैं, बीसीजी और चेचक डिप्थीरिया वगैरह के टीके लगते हैं, अनिवार्य कोर्स होता है। तो सबसे पहले जो है वहाँ जच्चा बच्चा के टीके लगते हैं। ऐसे ही हम बीज को भी जो है जच्चा बच्चा को जैसे टीके लगाए तो बीज को भी टीके का सुरक्षा टीका जो है आपको लगाना जरूरी है। क्योंकि हो सकता है कि उस बीज को आपने बाहर से तो बढ़िया बना दिया, साफ सुथरा कर लिया, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर किसी फंगस की प्रॉब्लम्स अभी भी हो और वो स्पोर्स उसके अंदर मौजूद हो। तो ऐसी स्थिति में आपको दूसरा बाहर से कोई चीज अटैक करे उसको सुरक्षा देने के लिए आप उसको बीज को ट्रीटेड भी कर सकते हैं, उपचारित भी कर सकते हैं। तो हम जैविक परिक्षेत्र में बात कर रहे हैं, तो जैविक परिप्रेक्ष्य में आप जो है किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा एक ट्राइकोडर्मा वीडी और एक सीडोमोनास, ये दो तरह की जो एक बैक्टीरियल फंगस है, एक फंगस है। तो ये वास्तव में कोई दवाइयां नहीं है बल्कि ये खुद अपने आप में एक बीमारी है। तो मैं आगे इसमें बात करूंगा ये सब चीजें कैसे होती है। तो आप ट्राइकोडर्मा वीडी 5 ग्राम पाउडर ले लीजिए, 5 ग्राम आप जो सीडोमोनास पाउडर ले लीजिए और इस 10 ग्राम पाउडर को आप 1 किलो बीज में आप
मिला दें, ऐसे बखेर देंगे उसको करके, और फिर जैसे ही वो जो थोड़ा सा सूख जाती है लेयर, उसके बाद में आप इसकी बिजाई करें। तो ये क्या होगा कि एक तरह से बीज आपने जो है पूरा आपने उसको शोधित कर दिया और सुरक्षित उसको जमीन आप पहले कर चुके हैं। तो यहाँ आकर के हमारी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है हमारे नुकसान होने की, और किसी भी तरह की संभावनाएं फिर बहुत कम बचती है। उसके बाद में आपने भूमि का शुद्धिकरण हो गया, आपका सीड का भी शुद्धिकरण हो गया। इसके बाद में आप जो है पौधा आपका जर्मिनेशन जन्म ले लेता है, ऊपर आ जाता है, तो अब उसके बाद में जैसे ही बच्चा हमारा बड़ा होता है ना, जब छोटा बच्चा होता है तो सब उसको प्यार करते हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, अरे फलाने का बच्चा है, वो कितना सुंदर है, क्या इसका स्टाइल है, क्या बोलता है, क्या गाता है, क्या चलता है, तो सब लोग उसको इस तरह से दृष्टि से भाव से देखते हैं। तो ऐसे ही जब हमारी फसल किसान भाइयों ऊपर आ जाती है तो सब उसी भाव से देखते हैं। अगर आपका अच्छा पौधा, हेल्दी पौधा आपकी फसल ऊपर आई है तो सब लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता है। तो वहाँ ऐसी स्थिति, यही वो समय होता है कि जैसे युवावस्था की एक उम्र होती है ना बच्चे की, फिसलन की, कि उसमें वो बहक सकता है। तो यही वो अवस्था है कि इसमें भी हमारे पौधे की प्रति भी जो है ऐसे ही बहुत सारी चीजें उसकी तरफ आकर्षित होगी। कोई उसके कलर की तरफ आकर्षित होगा, इंसेक्ट, कोई उसमें अगर जूस बहुत ज्यादा है, प्लांट है, तो कोई उसके फल की तरफ आकर्षित होगा। तो कहने का मतलब ये कि तरह तरह से उसके ऊपर एक जैसे अटैक होगा, ताकि उसके गुणों का रसपान हम खुद कर लें। और ऐसी स्थिति जब आती है तो हमारा पौधा लाचार हो जाता है। तो यहाँ हमको उसको सहयोग करने की जरूरत है, उसका साथ देने की जरूरत है। जैसे बच्चों को अगर सही गाइडेंस ऐसी स्टेज में नहीं देंगे, जब वो युवा अवस्था में है, तो वो बहक सकता है और आपके सपने टूट सकते हैं। ऐसे ही पौधे को आपको सहारा देना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले अब क्या कर सकते हैं कि आपका पौधा ने जन्म ले लिया, तो जन्म लेने के बाद में जो है उसको सुरक्षा कैसे करें, क्या चीज करें। तो आप ये देख लें कि देखिए उसमें कुछ चीजें जैसे आप अपने हिसाब से करते हैं, जैसे खेती बाड़ी की आप बात करें, खेती शस्य क्रिया जिनको आप कहते हैं, आपने बीज को शोधन कर लिया, शोधित कर लिया, भूमि शोधन कर ली, उसके बाद में आपने उसको समय से उसको आप जरूर लें। क्योंकि अगर हम बिजाई में पिछड़ जाते हैं तो वहां भी हमारा उत्पादन जो है वो डेली के हिसाब से पर कुंटल घटता चला जाता है। तो समय से उसको लगाएं। अगर आप जो है चाहते हैं कि उसकी स्पेसिंग है, कोई गैप उसको चाहिए, अगर वो बहुत ज्यादा झुंड में खरपतवारों के बीच में खड़ा है तो उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। तो वहाँ समय समय पर निराई गुड़ाई करें, उसकी स्पेसिंग को भी आप सही कर दें। इसके अलावा मैंने जैसे रेजिस्टेंट वैरायटी की बात बताई आपको, कि ऐसी वैरायटी होती है कि जिनके अंदर वो कीड़ा असर नहीं करता है, बीमारी नहीं आती है। जैसे कि अगर आप देखें कि आलू जो है आपका, उसमें लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आपका, जैसे आपका दिसंबर जनवरी का महीना होता है ना, तो आपने देखा वो आलू के ऊपर जो है चकते पड़ जाते हैं और धूसर कलर के, तो उसके बाद में पूरी पत्ती जो है वो झेल जाती है और फिर ये नीचे की तरफ रूट तक आ जाता है। तो ये आपका जो लेट ब्लाइट ऑफ पछेता, आलू का पछेता झुलसा रोग हम उसको कहेंगे। तो इसके लिए जो कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी जो बनाई गई है, जिसके अंदर जो है ये विशेषता होती है कि ये बीमारी, ये फंगस उनको नुकसान नहीं करती है। तो इसमें जैसे कुफरी बादशाह का आप आलू लेते हैं, उसको लगाते हैं, और भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, तो उनको अगर आप लगाते हैं तो ये आपकी समस्या नहीं आती है। दूसरा ऐसे ही अगर आप देखें कि जो मिर्च आप लगाते हैं, तो मिर्च में आपकी जो है विल्ट प्रॉब्लम आती है। पौधा एकदम से आपने देखा हरा भरा बिल्कुल ठीक ठाक है, फल फूल लगे हैं, आप जो सुबह गए थे खेत में देखा बहुत बढ़िया पौधा था, शाम को आप आके देखते हैं कुछ पौधे एकदम से मुरझा जाते हैं। और हम प्यार से उस पौधे को सहला के पूछते हैं कि बच्चा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हो गए, लेकिन वो बच्चा खामोश होकर हमारे पूरा करा उखड़ के हमारे हाथ में ही आ जाता है, तो चिल्लाने लगता है कि मैं तो गया। तो कितना पीड़ा हमारे किसान को होती है कि उसका एक जो लाइफ प्लांट था वो बेचारा यकायक जो है खत्म हो जाता है। तो इस तरह से एक विल्ट की प्रॉब्लम भी आती है। तो इसमें अगर आप जो है ज्वाला सीवन एक वैरायटी है, उसको आप लगाएंगे, पहचान देंगे मिर्ची उसकी उल्टी ऊपर को आती है, तो उसमें अगर पौधे उसके हैं तो उसमें ये बीमारी का असर नहीं आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये सुविधा आपको मिल जाती है, ऐसी वैरायटी आपको मिल जाती है, उनका भी समावेश करके आप जो है इस समस्या से निदान पा सकते हैं। दूसरा एक ये है कि क्रॉप कटिंग, जो आप जब फसल काटें तो वो जमीनी स्तर से काटें। खासतौर से आप देखें, मैं गन्ने की बात करूंगा, हमारे हरिद्वार में गन्ने का क्षेत्र है,
तो हमारे कृषक बंधु जो गन्ना उगाते हैं उसमें एक अगोला बेधक की प्रॉब्लम्स आती है। तो जो टॉप बॉरर होता है तो ऊपर से जहाँ पे आपका जो अगोला लगा हुआ पत्तियां जुड़ी रहती है इसको कहते हैं, गन्ने के हिसाब से वहां पे छेद करके उसको जो है वो घुस जाता है वो उसका कैटरपिलर और वहां से कट होकर टूटता है। तो ये जो अगोला बेधक की जो कैटरपिलर जो इसका जो इंसेक्ट है वो रूट सिस्टम में उसको भी पता है कि आप जब दिसंबर जनवरी में गन्ने को मिल पे शुगर मिल में लेके जाएंगे तो वो उस समय जो है क्योंकि उस समय शुगर परसेंटेज जो सुक्रोज की मात्रा होती है वो नीचे चली जाती है, जड़ों की तरफ चला आता है। और हम क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा पेड़ी के चक्कर में उसको बहुत 1-2 फुट ऊपर से ही गन्ने को काट लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है किसान भाइयों कि वो उसके स्पोर्स जो है उसके इंसेक्ट के अंडे हैं या लार्वा है वो वहां पे सरवाइव करता है। और जैसे ही आपकी जो है पैडी आती है जो उसमें से निकलती है तो वो अगला बेधक की बराबर आपकी प्रॉब्लम बनी रहती है। तो जमीनी सतह से आप मिलाकर करते हैं तो उसकी कटिंग के साथ में उसके अंडे लार्वा भी जो है बाहर आ जाते हैं। तो ये ऐसे तौर तरीके हैं कि जिसको हम करके उसकी पेस्ट की संख्या को घटा सकते हैं। अच्छा, पेस्ट बार बार बात आ रही है तो मैं किसान भाइयों आपको बता दूं कि पेस्ट क्या चीज है कि वो कोई भी दुनिया का वो जीवधारी कि जो हमारी फसलों को आर्थिक हानि पहुंचाता है। देखो एक तो हानि होती है, एक मैंने कहा आर्थिक हानि। अगर आपके फील्ड में जो है आपको 10 रुपए की हानि हो रही है और पूरा फील्ड का एक कॉर्नर उसने खराब किया है तो इसको आप हटा देंगे तो आप और हानि से बच जाएंगे। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा फैल गया है तो इकोनॉमिक लॉस अगर वो करता है तो हर कीड़े का अपना अलग अलग एक होता है कितने उसको जो है वो इकोनॉमिक लॉस में आता है। तो आपको जो आर्थिक हानि पहुंचाए कोई भी दुनिया का जीवधारी वो आपका जो है नाशी जीव कहलाता है जिसको हम कहेंगे पेस्ट कहते हैं। तो इसके मैनेजमेंट की हम बातें कर रहे हैं कि इसको किस तरह से इसके पॉपुलेशन को घटा के रखना है। इसी संबंध में एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन नामक एक कार्यक्रम चलता है जिसमें हम पेस्ट की पॉपुलेशन को मैनेज करने की बात करते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है मेरे किसान भाइयों कि अभी तक जो हमारा जो कंसेप्ट था कि खेत में किसी भी कीड़े और बीमारी को देखने के बाद में तत्काल हमारा उद्देश्य क्या होता है कि इसमें दवाइयां डाली किसी तरह से इसको हम खत्म कर। लेकिन अफसोस की इस बात है कि आपने रसायन बदलते रहे, दवाइयां बदलते रहे, हर तौर तरीके अपनाते रहे, लेकिन किसी कीड़े या बीमारी के आप उसको अंत नहीं कर पाए। वो कुछ अलग है कि नेचर के हाथ है। जिसने नेचर को बनाया है, जिसने हमें बनाया है, ये मारने वाली पावर उनके पास है, जन्म देने वाली पावर भी उनके पास है, लेकिन हम लोग जो है खुद ईश्वर बन बैठे हैं। हम इसको खत्म कर देंगे, हम इसको मिटा देंगे। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ क्योंकि 55-56 साल का मैं भी हो गया हूँ, जिस इंसेक्ट की पॉपुलेशन पहले कम थी उतनी जितनी दवा की, जितने इलाज किए, जितनी दवाइयां बढ़ी, उसी तादाद में उसने जो है अपने कीड़े ने रंग रूप बदल दिए और अपने नुकसान करने के तरीके बदल दिए। जो किसी एक विशेष पर्टिकुलर फसल को ही नुकसान करता था वो सर्वभक्षी बन गया और फसलों को भी नुकसान कर। तो क्या है कि केमिकल के कारण जो है दिमाग खराब हो गया उस कीड़े का भी। तो वहां उसके अंदर नुकसान करने की क्षमता आ गई, विकराल रूप धारण कर लिया। तो भाई ये मारने वाली बातें समझ में आई कि भाई मारने से काम नहीं चलेगा। क्या करना है कि हमको मैनेज करना है। क्या मैनेज करना है कि जो आपके पेस्ट है, जो नाशी जीव है, वो खेत में रहेंगे, आप नहीं हटा सकते, लेकिन आप उनकी संख्या को कम कर सकते हैं। वो आपके यहाँ मेहमान की तरह रहे, तूफान की तरह नहीं, राक्षस की तरह नहीं कि पूरी फसल को चौपट कर जाए। एज मेहमान वो आपका थोड़ा बहुत खा लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी संख्या को आपको जो है बराबर कम करके रखना है। और कितना कम करना है कि अगर वो खेत में रहते हैं और हमको नुकसान भी करते हैं तो इतना नुकसान ना हो कि हमको उसमें आर्थिक हानि हो। क्योंकि ये नेचर का नियम है, सबके लिए उसने व्यवस्था की है। तो जो उसके हिस्से का वो उससे लेगा ही, लेकिन इतना ज्यादा ना ले ले कि हम ही भूखे मर जाए। अगर हमारे घर पे कोई मेहमान आए और वो पता लगा हमने दावत की सारा खाना वही खा जाए तो ऐसे मेहमान को आप भी पसंद नहीं करें। अगर उसमें सहमति बनती है तो जब भी अच्छा लगता है। तो ये कार्यक्रम चल रहा है। दूसरे इसमें तौर तरीके हो सकते हैं आपके, जैसे खेत खड़ा हो गया आपका तो उसमें आप देखें बहुत सारे आपके ग्रेसिटी अंडे लार्वा सूंडी से जो आपके होते हैं उनको आप कलेक्शन कर लें।
और कलेक्शन करने के बाद में आप जो खेत में एक बर्ड पर्चर लगाए, बर्ड पर्चर मतलब एक बांस का एक टुकड़ा आपने लिया, उसमें काट के जेब जैसा बना दिया, थोड़ा सा उसमें ग्रीस लगा दीजिए, एक डंडी गाड़ दीजिए उसके ऊपर, ट्यूब जैसा बन जाता है, खेत में खड़ा कर देंगे। तो वो अंडे सूडी अगर आपको मिलते हैं खेत में काम करते समय, तो वो उसमें डाल दीजिए, उनको मारने की जरूरत नहीं है। और यहाँ आप छोड़ दीजिए, ग्रीस लगा है तो खेत में वापस नहीं जाएगा, वहीं का वहीं चिपक जाएगा। अब आप कहेंगे भाई ये कौन सा इलाज हुआ? तो इलाज ये है कि जो हमारे दूसरे परभक्षी हैं, जो पक्षी हैं, वो क्या खाते हैं, वो सारे के सारे जो हैं, जितने पक्षी हैं वो मांसाहारी होते हैं, तो ये उनका भोजन है। तो उनको इजली जब मिलेगा तो वो भी हमारे मित्र बनेंगे और इस तरह से हमारे शत्रु कीटों का सफाया होगा। तो आप उसमें रखें। दूसरा, आप जो है बर्ड पर्चर का आपने प्रयोग कर लिया, रात में आपने अड्डे लगा दिए, तो उस पर रात को आके उल्लू बैठते हैं, तो चूहे की जो प्रॉब्लम्स होती है खास तौर से जो है, तो वो उल्लू के द्वारा जो है उसमें नियंत्रित हो जाती है। इसी के अलावा जो है बहुत सारे टेक्निकली तरीके से आप खुद भी बना सकते हैं। कोई बहुत चिप होने वाला गम है, कोई येलो सीट पे आपने लगा दिया, उसके डब्बे आपने खेत में टांग दिए, कहीं पेड़ पे टांग दिए। तो खासतौर से जो माहू, जो किसान भाइयों एफिड्स होते हैं ना, जो उड़ते हुए आते हैं, बहुत गुत्थे में आप चिपते रहते हैं तिलहनी फसलों में, अगर आप देखेंगे तो दवाई से भी कोई फर्क नहीं आता है। तो जब वो उड़ता हुआ आता है तो वो पीले कलर की तरफ आकर्षित होकर के उस पर आके चिपक जाता है। इस तरह से भी आप उसको जो है सेफर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फेरोमोन ट्रैप्स होते हैं कि हम खेत में जो तितलियां आप देखते हैं ना, तो इन तितलियों की संख्या को अगर कम कर दें, यानी कि मदर और जो फादर वहां उड़ रहे हैं, जब मेटिंग करेंगे तो हम उनको मिलने ही ला दें। तो ऐसे में हमने क्या किया है कि एक जब मादा तितली नर तितली से मिलने के लिए उसको आमंत्रित करती है, अपने शरीर से गंध निकालती है, तो वैसी ही एक नकली गंध हमने एक डब्बे में लगा दी, और डब्बे में लगाने के बाद में उसको खेत में गाड़ देते हैं। फेरोमोन ट्रैप उसको कहते हैं, गंध वाला पिंजरा। और उसमें हवा जब चलती है तो उससे गंध जब जाती है, तो नर तितली ये सोचती है कि ये मादा तितली की गंध है, और उससे मैटिंग के चक्कर में आकर के वो हमारे डब्बे में आके फंस जाता है। तो अब खेत में कौन रह जाती है? मादा तितलियां। अब मादा तितलियां अपने आप बच्चे पैदा नहीं कर सकती, अगर वो रहती है तो रहे, तो उनका काम सिर्फ मैटिंग करने का था, लेकिन हमने नर को इस तरह से गिरफ्तार कर लिया, उनकी संख्या में डिसबैलेंस कर दिया। मैंने पहले ही कहा कि उनकी संख्या को आपको कम करना है। तो इस तरीके तौर तरीके से भी। दूसरा, लाइट ट्रैप आप देखें, घरों में देखें, अभी बरसात अभी हो ही रही है, तो उसमें आप देखेंगे रोशनी पे बहुत सारे कीड़े पतंगे उड़ के आते हैं। खास तौर से जो हमारे जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में कुरमुला की समस्या है, कटवल की समस्या, और बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो आपके धान में आ रहे हैं, या लीफ फोल्डर है, तो उसके जो एडल्ट है, जो होती तितलियां जो होती हैं, वो रोशनी पर आकर्षित होकर सारे वो बहुत सारे कीड़े आते हैं, और आने के बाद में जो है वो टकरा टकरा के, तो आप क्या करें, पानी का टब उसके नीचे रख दें, थोड़ा सा मिट्टी का तेल है या आपके पास पेट्रोल है या साबुन है का झाग उसमें मार दे, तो वो टकरा के उससे गिरेंगे। तो इस तरह से भी आपके जो है, जो आपका क्या कहेंगे, वैक्स जो कीट है, जो तितलियां हैं, उनकी संख्या नियंत्रित हो जाएगी, और नेचुरली आपके फील्ड तक ये प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो इसमें आप इस तरीके से इनकी संख्या को घटा सकते हैं। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो है जैविक तौर तरीके। आप जानते हैं किसान भाइयों के, जैविक जीव जीवास भोजनम, ये प्रकृति का नियम है। एक जीव हर जीव दूसरे जीव को जो है भक्षण करके खाता रहता है। तो यदि आपके खेत में जो है चूहे की समस्या है, तो उसके खाने के लिए जो है कहीं से नेचर ने सांप छोड़ रखे हैं, और अगर खेत में सांप और चूहों की समस्या ज्यादा हो जाती है, तो उसको नियंत्रण करने के लिए कहीं से नेवले आ जाते हैं। और जब नेवले, सांप और चूहों की ज्यादा संख्या हो जाती है, तो आपका जो ईगल है वो आपका उड़ के जो है आपके खेत में आएगा, और वो आपको, आपके उसकी पेस्ट की पॉपुलेशन को खत्म करेगा। तो ये सिस्टम का नियम है। और फिर उसके बाद में जो है हम लोग भी इस तरीके से उसमें कड़ी में जुड़े हुए हैं। तो ऐसी ही व्यवस्था फील्ड में भी है। तो बहुत सारे आपके कीड़े मकोड़े ऐसे देखने होंगे जो आपको नुकसान करते हैं, लेकिन हमको जब जानकारी नहीं होती तो बहुत सारे इंसेक्ट को हम अपना दुश्मन समझ लेते हैं। और उसमें आप देखें कि जैसे आपका मकड़ी आप देखते हैं, एक फेलपास नाम का एक लाल से रंग का कीड़ा होता है जिसपे काले रंग की स्पॉट होते हैं, वो आपने देखा होगा, जिसको फेलपास या तोता मामा हाथ पे रखे भी बच्चे उड़ाते रहते हैं। तो और इसके अलावा आपने वो भमीरी, उसको हमारे मैदानी क्षेत्रों में बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई या हवाई जहाज उसको कहें,
बरसाती सीजन में बहुत ज्यादा उड़ती हुई वो दिखाई देती है। ऐसे ही आप देखें वो खूबसूरत सी तितली होती है और इस तरह से करके रंग बिरंगे बिल्कुल इंद्रधनुषी रंग होते हैं उसके अंदर, मोर की तरह लगती है। उसको डेंचल फिलाई के नाम, किशोरी मक्खी जिसको हम कहते हैं, वो भी आपको दिखाई देती है। इसके अलावा एक झींगर जैसा होता है और एक होता है आपका जैसे ग्रास होपर होता है ना, जो पत्तियों को काट देता है, गिरा देता है, एक वैसा ही होता है ग्रास होपर। लेकिन दोनों में फर्क ये होता है कि उसके जो एंटीने, जिनको हम मूछे कह सकते हैं, छोटी छोटी मूछे होती है, जो हमारा ग्रास होपर होता है, जो नुकसान करने वाला जो नासी जीव है। और एक बड़ा होता है तो उसकी जो मूछे होती है वो काफी बड़ी होती है, तो इसको हम मीडो ग्रास होपर कह सकते हैं। तो इस तरीके से खेत के अंदर जो है बहुत सारे कीड़े आपको ये मिलेंगे। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे कीड़ों का ना तो कभी नाम सुना, हमने देखे थे होंगे, पहचान आपको थोड़ी बहुत होगी। तो ये किसान भाइयों जो है ये सारे के सारे क्या है, ये डिफेंडर्स है, ये हमारे मित्र हैं। ये मित्र क्यों है? क्योंकि जो हमारे जो नुकसान करने वाले जो कीड़े हैं, जो हमारी फसलों को नुकसान करते हैं, ये उनको खा के जिंदा रहते हैं। मकड़ी, आप देखें कि मकड़ी जो है आपका जाल बनाती है खेत में, और जाल बनाने के बाद में उसमें अपने कीड़ों को फंसा करके विस्पान करती है और इस तरह से उसको खत्म कर देती है। इसलिए मैं ये भी सलाह देना चाहूंगा कि सुबह सुबह आप एकदम से जब ओस पड़ी हो तो खेत के अंदर ना जाएं, क्योंकि जाले उस समय तक कमजोर होते हैं। जब थोड़ी सनलाइट पड़ जाती है तो जाले मजबूत हो जाते हैं, तो आप खेत में एंट्री कर सकते हैं। और ऐसे ही आप देखें जो फेलपास वाला है उसके ऊपर काले रंग का जो टिकली है, उसमें 4-5 रंग के धब्बे अगर आपको मिलते हैं, वलय मिलते हैं, तो ये आपकी जो है एलबीबी, या आप तोता मामा के हैं या फेल पास के हैं, जो भी जैसे भी आप पहचाने, तो ये आपकी जो इसकी जो द्रव होता है एकदम जैसे मसूर की दाल टाइप होती है, उसको आप चलते देखेंगे तो ये अंडे को जो है इस तरह से इसका जो लार्वा है वो खाता रहता है, दुश्मन कीड़ों के उनको चट करता रहता है। और इसकी पहचान यही है। इसमें मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये फेल और पास आपको फेल भी कर सकता है। तो एक ऐसे ही रंग का कीड़ा बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा, लेकिन उसके ऊपर जो है काले रंग की टिकलियां अगर आप गिनेंगे तो उसमें 30-35 तक धब्बे होते हैं। और ये थोड़ा सा कलर इसका लाइट होता है, तो इसको एपिलेक्ना बीटिल बोलते हैं, जो छाना कीट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपकी पत्तियों को पूरा का पूरा चट कर जाता है और केवल जो है शिरामुन्यास ही छोड़ता है। तो आप ऐसा ना समझे कि हमने इसको मित्र बताया तो आप इससे दोस्ती कर लें और इसको मार दें, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें पहचान यही है कि उस पर अगर बहुत ज्यादा धब्बे 30-35 तक छोटे छोटे धब्बे हैं तो वो आपकी एपिलेक्टिना बीटिल होती है। और ये आपका जो है जिसके ऊपर 4-5 धब्बे आपको मिल रहे हैं, ये आपका मित्र डिफेंडर्स है। ऐसे ही मीडो ग्रास होकर का मैंने बताया। तो इस तरह से ये आपके खेत के अंदर रहते हैं। तो जो दुश्मन कीड़े के अंडे हैं, लार्वे हैं, आपने एक ततैया भी देखा होगा जिसको ब्रोकोलिड के नाम से जानते हैं। पीले रंग का छोटा ततैया होता है, एक लाल रंग का ततैया होता है। अब आप कहेंगे ये ततैया खेत में क्या कर रहा है? ततैया भी आपने खेत में उड़ते हुए देखा होगा किसान भाई। तो ये जो ततैये होते हैं ये क्या करते हैं, ये एग पैरासाइट होते हैं, मतलब अंड परजीवी होते हैं। ये क्या करते हैं कि दुश्मन ने जहाँ पे अंडा दिया हुआ है, ये उसके अंदर ब्रोकोलिड अपना अंडा दे देता है। तो देखिए कितना बढ़िया नेचर ने सिस्टम बनाया हुआ है कि एक तो ऐसा कीड़े हैं कि जिन्होंने उसको सीधा ही खा लिया, उसके अंडे को चट कर गए और उसके लार्वा को खा गए। दूसरा क्या है कि उसने जो है उसके अंडे के अंदर अपना अंडा दिया, और वहां से कौन निकला? हमारा ततैये का बच्चा निकला, हमारा मित्र निकला। और साथ में जो आपका कैरियोप्सिस, जो लाल वाला ततैया होता है, मोटा वाला, ये पीछे पीछे चलता। आप ऐसे समझिए कि जैसे कि वो दीवान जी है और वो दरोगा जी। तो दीवान जी ने जो अगर कहीं कोई अंडे छूट गए हैं त्रुटि से, कि उसको वो नहीं कर पाए हैं ग्रसित, तो वहां पे लाल ततैया पीछे से आता है और उसमें अगर डिम्बी बन गया तो ये उसके अंदर जाकर के अपना अंडा दे। तो मित्र कीटों के माया जाल इतना तकड़ा है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही चमत्कार चीजें हमको मिलती हैं। तो कृषक बंधुओं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह के जो आपके खेत के अंदर जो चक्र है, ये नेचर ने दिया हुआ है, ये हमने नहीं बनाया है। और ये कब फलता फूलता है कि जब आप जैविक तौर तरीकों को अपनाएं, गोबर कंपोस्टिंग खाद सड़ा गला करके उस पर डालें, ग्रीन मैन्योरिंग आप करें, तो फील्ड आपका बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे हमारा सत्संग का भवन। जब हम धूप बत्ती अगरबत्ती चलाएं तो उसके बाद में मन एकदम से अपने आप ही जो है वहां विलुप्त हो जाता है, और हम सब वो माया भूल के जो है वहां उस ईश्वर की प्रार्थना में लीन हो जाते हैं, और आंखें स्वतः ही हमारी बंद होती चली जाती है। तो ऐसा ही जो नेचर ने आपको दिया है, तो फील्ड की अगर ऐसी स्थिति होगी तो निश्चित तौर पे आपके खेत के अंदर
जो डिफेंडर्स है, जो मित्र कीटों की संख्या ज्यादा होगी, शत्रु कीट अपने आप ही नियंत्रित हो जाएंगे। तो इस तरीके से। और दूसरी बात ये भी है कि शत्रु मित्र को जिंदा रखने के लिए खेत में शत्रु कीट का होना भी जरूरी है। इसीलिए हम मारने की बात नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि आप एक आपके फील्ड में जो मान लिया धान की बात करें, लीफ होल्डर की एक कितनी मिल गई और उसको नियंत्रण करने के लिए आपने उसमें पेस्टिसाइड डाल दिया और उसमें खाने के लिए दुनिया भर के जो है आपके कीड़े उसके अंदर घूम रहे हैं। कुछ पानी के ऊपर आपको मिलेंगे तैरते हुए, जैसे वाटर स्टाइडर एक इस तरह का जो है ठेला जैसे ऐसे घूमता रहता है, आपने पानी पे चलता देखा होगा। तो जहाँ पानी के ऊपर जो अंडे झड़ जाते हैं वो उनको चुन चुन के खाते रहते हैं। तो रसायनों का इस्तेमाल आप ना करें। अगर आपको लगता है कि आप फील्ड सर्वे करें कि मित्र कीटों की संख्या जो आपके खेत में पर्याप्त मात्रा है, तो आप उसमें रसायन ना डालें, मैनेजमेंट करें, सर्वेक्षण करें और देखते रहें। और यदि 2:1 दो आपके उसमें जो है शत्रु हैं और एक आपका जो है अगर मित्र है, तभी आपको जो है उसको वॉच करने की जरूरत है। आप उसमें केमिकल रसायन का इस्तेमाल ना करें। तो ये स्थिति है। अगर इसके बाद में स्थिति ऐसी आती है कि भाई आपके फील्ड की दशा खराब होगी, बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना है, तो उस समय निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे बायो पेस्टिसाइड उपलब्ध हैं कि आप उनका इस्तेमाल करके भी जो है फसल की शुद्धता भी मैनेज रहेगी और आपका इंसेक्ट की पॉपुलेशन भी खत्म होगी। अगर आपका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, जब आपको ईटीएल लेवल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, आर्थिक क्षति स्तर आपका बढ़ता है, उसी दशा में आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें बैक्टीरिया से बनी चीजें हैं, जैसे कि बैसिलस thuringiensis है, तो उसमें हम उसका छिड़काव करके जो है उस बैक्टीरिया को प्लांट्स के अंदर ही खत्म कर देते हैं। जैसे आपने बीटी कॉटन सुना होगा, बीटी बैंगन सुना होगा, तो उसमें जो बोरर्स की जो उसकी प्रॉब्लम्स है उसको नियंत्रण करने के लिए अगर उसका स्प्रे कर देते हैं तो वो खुद ही स्वतः ही जो है उसमें उसको कंट्रोल कर देता है। ऐसे ही आप देखें ट्राइकोडर्मा वीडी है, तो वो फंगस है, तो वो फंगस ही बीमारी उसके अंदर बीमार करके उसको जो पौधे को सुरक्षा प्रदान करती है। वायरस में आप देखिए कि एनपीवी होता है, न्यूक्लियस पॉलीहाइड्रस वायरस। तो ये जो वायरस का जो घोल है, ये उन्हीं मरी हुई सूढ़ियों को कलेक्ट करके बनाया जाता है जो खेत में वायरस से ग्रसित होती है, और फिर इसी घोल को दोबारा से बना करके डायलूट करके खेत में अगर स्प्रे कर देते हैं, तो इससे हमारे जो है वो जो फली छेदने वाला जो खास तौर से कीड़ा होता है, जो बहुत ही हार्मफुल हो गया है, आधा फली के अंदर आधा बाहर, आपने देखा होगा चना मटर अरहर सब जगह आप जो है वो पहुंच गया है। तो उसको हम जो इस तरह से एनपीपी का घोल छिड़क के 250 गिडारों को पीस करके उसका जो है लार्वा 100 ml में बना के स्टार बना करके उसका स्प्रे 1 एकड़ खेत में करें, तो उससे भी हमारा जो है ये पूरा नियंत्रण हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है किसान भाइयों कि हमको सिर्फ मैनेजमेंट करना है, यही पावर हमको दी हुई है। आप फील्ड सर्वेक्षण करें, वीकली विजिट करें, खेत की स्थिति को देखें, और अगर आपको लगता है आपकी समझ में नहीं आता है तो एक किसी भी थैली में या पॉलिथीन में आप जो है उसके पौधे को, या इंसेक्ट मिलता है उसको पकड़ के ले आइए। तो कृषक बंधु हमारे यूनिट पे जा रहे हैं, दवा लेने जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं, तो आप वहां जाके उनको दिखा सकते हैं। आपके केवी के भी आपके पास है, वहां उनको दिखा सकते हैं, तो एग्रीकल्चर यूनिट है वहां दिखा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर वाले वहां दिखा सकते हैं। तो आप अपनी तरफ से बिना सोचे समझे समाधान ना करें, क्योंकि उससे आपको लाभ की अपेक्षा नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारा नेचर जो है पर्यावरण दूषित होता है, हमारे भोज्य पदार्थ दूषित होते हैं, और अंतर घूम फिर के हम ही उनके उपभोक्ता बनते हैं, हम ही खाते हैं, तो लाभ की बजाय हानिकारक हो जाते हैं। तो इस परिदृश्य में हमको जो है नेचुरल फार्मिंग की तरफ आना पड़ेगा। नेचर के साथ तालमेल मिलाकर के हमको खेती को करना होगा, ताकि हमारे सपने भी पूर्ण हो सके। तो धन्यवाद। मैं चूंकि बहुत ज्यादा तैयारी के साथ नहीं था, मैं ऐसी एक मीटिंग में यहाँ आया हुआ था, तो बात हुई एकाएक जो है, तो आपसे बात करने का मौका मिला। तो मैंने अपनी एक, इसको आप एक संक्षिप्त जानकारी ही समझे कि थोड़ा सा मैंने इस पर प्रकाश डाला है। बाकी आपकी कुछ चीजें होंगी तो अभी हम वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर, आपने पूरी तरह से कृषि पारिस्थितिकी पे बात रखी। आदरणीय पवन सर जी से निवेदन है, वो हरिद्वार से हैं, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की सीजीएम साहब हैं, और उनसे निवेदन है कि इस वार्तालाप में आप शामिल हों। आदरणीय।
आज के हमारे मुख्य अतिथि सुरेंद्र कुमार जी को मेरा हृदय से अभिनंदन है। नमस्कार। सुरेंद्र कुमार जी से मेरा परिचय कुछ वर्षों पुराना है और आज आपने जिस प्रकार से प्रकृति के ताने बाने के ऊपर बातचीत की, प्रकृति में सब जीवों के लिए जगह की बातचीत की, और इसमें हमारा भूमिका क्या है, इंसान की जो भूमिका है एक प्रबंधक के रूप में, एक न केवल हम केवल हमने प्रबंध करना है इस धरती पर, हमारा भी जीवन एक निश्चित अवधि के लिए ही है। जो करने वाला है, बनाने वाला है, और जो लेने वाला है वो सब ऊपर बैठा है, वो सबका हिसाब किताब रख रहा है। हमने भी जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की तो हमारा भी हिसाब किताब होने लग गया। हमारा हिसाब जी। किताब बीमारी के रूप में, हमारा हिसाब किताब प्रकृति के पर्यावरण के रूप में, और जिस प्रकार से अब प्रकृति के साथ कई सारी घटनाएं हो रही हैं, उसमें हमारा भी तो हिसाब किताब हो रहा है। तो ऊपर वाला सब देख रहा है। इस धरती पर जब हम आ रहे हैं तो हमें काम अच्छे करने हैं, एक अच्छा प्रबंधक बनना है, इस प्रकृति का प्रबंधक बनना है, इस प्रकृति को साथ लेकर चलने का जो कार्य करना है, आज आपने अपने उद्बोधन में इसी चीज पर जोड़ दिया है। और ये सब कभी कीटों की संख्या ज्यादा हो जाती है, कभी हमारे अच्छे प्रबंधन से हम उसको कम कर लेते हैं। तो ये हम अपना काम अच्छी तरह से करते रहें, निस्वार्थ भाव से करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये कार्य सफल होगा। ये आज हमारा योगाहार दिवस का 483 दिवस लगभग हो गए हैं निरंतर, रोज नए योग शिक्षक के साथ, रोज नए मुख्य अतिथि के साथ। और इसमें हमारे साथ जो कई सारे साथी जुड़े हुए हैं, उनको उन्होंने जैविक खेती के अपने अनुभव भी बताए हैं और दूसरों के अनुभव को भी सुना है। तो इस प्रकार से एक सामंजस्य बना हुआ है हमारे इस कार्यक्रम में, इस निरंतर चलने वाले इस कार्य में, जिसमें हमें कई सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आज की हमारी कक्षा बहुत अच्छी रही, मुख्य अतिथि के द्वारा उद्बोधन बहुत अच्छा रहा, साथ ही हमारी योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही। उन्होंने, बहन जी ने जिस प्रकार से खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए सबको योग कराया, बहुत ही आनंददायक रहा। आने वाले समय पर उनको फिर से हम बुलाएंगे और उनसे भी इसमें सर रोज मैं के। कुछ और जोड़ना चाहूँगा। जी जी जी। मैं सभी सुनने वाले अपने सभी श्रोताओं को जो है, जुड़े लोग जो है, उनको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे खुशी है कि हमारे बीच में जो अभी आपसे जो बात हो रही थी, पवन सर जो बात कर रहे थे, ये वास्तव में कहीं ना कहीं ये जो मेरे अंदर भी ये बीज था, लेकिन इसको बाहर लाने का और इसको विकसित करने का जो काम किया, वो अगर मैं कहूँ तो सच्चे शब्दों में मैं कहूँगा कि हमारे पवन सर को इसका श्रेय जाता है। और 2000 में हमने दास योजना के अंतर्गत जो है हमको मौका मिला तो उसमें साथ साथ काम करने का, और आपकी जिस तरह की सरस शैली रही, जिस तरह का आपका डायरेक्शन रहा, और मैं तो समझता हूँ कि आपको अगर कोई एक नजर भर देख ले तो जैविक हो जाए, क्योंकि वो आप में नाखून से लेके सर सर पूरे के पूरे आप जैविक का एक पार्ट दिखाई देते हैं, जैविक परिदृश्य आपके अंदर दिखाई देते हैं। और वो लो आपने जो 2000 में जलाई थी, वो लो आज भी आप उसको जलाए हुए हैं। और साथ में मुझे बहुत प्रेरणा आपसे मिली, मार्गदर्शन मिला, और इस काम को हमने, आपने हमको काफी प्रोत्साहित किया, फिल्में बनवाई हमसे, और लोगों को हमने जाना रूबरू होकर के। इस कार्य, महान कार्य के लिए आपने मुझको, कुछ प्राणी को इस लायक समझा, मुझे आपने अवार्ड भी दिया, ट्रॉफी भी दी, और एक्सपोजर भी करा, देखने को मिला, सीखने को मिला। तो ये जो मैं कृषक बंधुओं, जो आपके श्रोता आपसे जो बात कर रहा था, ये असल में मैंने इसको करके सीखा है, ये कोई किताबी चीजें नहीं है जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो मैं सर के डायरेक्शन में हम इसमें आगे बढ़े, आपने हमको मार्ग दिया, और हमारे अंदर जो छुपी प्रतिभा थी उसको बाहर निकाला। और आप ताज्जुब करेंगे कि वैसे तो ईश्वर ने मुझको गाने का वरदान दिया हुआ है, आवाज दी है, बेहतर आवाज दी है, और मैं सिंगर था, लेकिन सर के मोटिवेशन से मैंने उसको, अपने गीत संगीत को एग्रीकल्चर में ही डाल दिया। और मुझे याद आता है कि सर ने एक किताब बनाई थी, किसान की कहानी, किसान की जुबानी, और उसमें मेरे उन गीतों को आपने जो है पंजीकृत किया, उसमें प्रकाशित किया।
और एक लाइन थी कि उसमें आपने लिखा था कि सुरेंद्र कुमार जी के गीत और कव्वाली को सुनकर जो है कीड़े भी झूम उठे। तो ये एक मतलब ट्रेंड आपने दिया, तो मैं उसके लिए आपको नतमस्तक हूँ और आजीवन आपका आभारी रहूंगा कि आपने उस परिक्षेत्र में मुझको जो है इस तरह से आगे बढ़ने धन्यवाद। का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। मैं भी तो एक प्रबंधक के रूप में काम मैंने किया। जी मैं तो सरकार में नया नया आया था, और जब ये जी कार्यमय के साथ मुझे जुड़ा तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सरकार में लोग काम नहीं करते। लेकिन जब मैंने अपने फील्ड के साथियों से आपके बारे में सुना कि एक ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जो कव्वाली गा करके, कृषि में कव्वाली गा करके लोगों को मोटिवेट कर रहा है, क्योंकि किसान को मोटिवेट करना इतना आसान तो है नहीं। और ये मुझे जी जी याद है कि ये आईपीएम का प्रोग्राम आप करते थे, 14-14 दिन तक जी ये कार्यक्रम किसानों के खेत में होता था। तो मुझे जी प्रश्न में ये पूछता था, ये 14 दिन तक के मोटिवेशन कैसे बन रहा है? तो सुरेंद्र कुमार जी तो जी वहां पर स्वतः ही बिना किसी डायरेक्शन के लोगों के बीच में जाकर के कव्वाली गा रहे थे। अभी कुछ दिन पहले हमारे साथियों में से एक आई थी बात की, कृषि में किसानों को अगर हम कव्वाली के माध्यम से सुनाते हैं, गीत के माध्यम से करते हैं, तो तुरंत मुझे आपके बारे में याद आया कि सुरेंद्र कुमार जी तो हमारे कई सालों से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने जी इस प्रकार से स्वतः ही ये काम किया। तो आपके द्वारा जो कार्य किया गया था उसी को हमें लगा कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि और तो कोई नहीं कर रहा है। कोई भी और व्यक्ति आपके विभाग में, कृषि विभाग में, इस तरह से मोटिवेटेड होकर के, स्वतः ही मोटिवेट होकर के नहीं कर रहा था। तो यही चीज को हमने लगा कि ये चीज महत्वपूर्ण है, इससे किसान जुड़ रहे हैं, इससे किसान प्रेरित हो रहे हैं, इससे किसान एक्शन लेने के लिए आगे आ रहे हैं। तो उसी चीज को हमने किया। हम तो आपके द्वारा जो कार्य कर रहे थे उसी को ही थोड़ा सा बढ़ा रहे थे। तो इसमें मेरा जी कोई ज्यादा रोल नहीं है सुरेंद्र कुमार जी, सब कुछ जो नहीं, किया है आपका आपने ही बहुत किया है। अच्छा मार्गदर्शन रहा, ये तो आपकी महानता है। लेकिन ये मैं कहूँगा ये आपकी जैविकता है कि आप हम केमिकल को जो है बिल्कुल जैविक में ले आए और उसको आप महसूस भी नहीं कर रहे हैं। तो आज के हमारी बातचीत बहुत अच्छी तरह से हो गई है। सब लोगों ने सुना होगा, बहुत ही सामान्य रूप से सुरेंद्र कुमार जी ने आज अपनी बात रखी। हम जैविक पर बहुत सारे कृषकों के, बहुत सारे एक्सपर्ट्स की बात इस फोरम के माध्यम से सुन चुके हैं। और मेरा अनुरोध है, हमारे अपने जितने भी हमारे साथी हैं, अलग अलग प्रदेश के हमारे साथी जुड़े हुए हैं, किसान जुड़े हुए हैं, महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि अगर कोई प्रश्न करना चाहें सुरेंद्र कुमार जी से, वो प्रश्न करें। और अपनी बात जो इन्होंने बात कही है उस पर अगर कोई टिप्पणी भी देना चाहता है, ये टिप्पणी दें। ये एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है, इसको स्वेच्छा से हम सब लोग करते हैं, इसलिए हम खुल करके अपनी बात रखते हैं। तो एक एक करके सब लोग अपनी बात अगर बोलना चाहें, बताना चाहें, तो आप कर सकते हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बंदे सिंह जी, एमपी ओम, से? हाँ जी। ओम नमस्कार सुरेंद्र कुमार जी। नमस्कार मैं नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश जिला आगरमालवा से बने सिंह आर्य जो प्राकृतिक खेती और गाय आधारित खेती का जो छोटा सा एक कार्य कर रहा हूँ। जी जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने जो विषय प्रकृति के ऊपर जो बताया, इसमें कोई आपने एक बुक लिखी हुई है या कोई आपने पीडीएफ बनाया हुआ है, ऐसा कोई? मैंने बुक तो एक लिखी थी उसी समय, मैंने 2000 में लिखी थी करीब जो है आईपीएम के ऊपर। जी तो इस समय तो खैर मेरे पास नहीं, क्योंकि मैं ऐसे एक मीटिंग में आया हुआ था, यहाँ चमोली में पोस्टेड हूँ। तो बहुत ज्यादा तैयारी नहीं थी। मैं एप्रेटस वगैरह सब कुछ आपको दिखाता, ये फिल्में वगैरह भी, सॉन्ग भी आपको दिखाता। क्षमा चाहता आप हूँ कि मेरे पास इस समय तो आप संसाधन नहीं थे। आप लोगों का अनुभव मैं शुरू से अभी तक सुन रहा था, बहुत अच्छा वार्तालाप है आप लोगों का। मेरा जी निवेदन ये सुझाव था कि आप एक पुस्तक लिखिए इसके ऊपर, और पुस्तक जी अपन किसान को धन्यवाद सर। प्रेरित करेंगे। जी वह जी पुस्तक अपन प्रत्येक किसानों को पहुंचाने का कार्य करेंगे, उसको एक छपाने का काम करिए आप उस पुस्तक का, जो आपका अनुभव है पूरा पूरा प्राकृतिक का। जी जी जी। जैसे अच्छा मैं सुझाव जो है, ट्रेनिंग लिया हुआ था, धन्यवाद। मेरे गुरुदेव है जो दीपक सत्य जी, इस दुनिया में नहीं रहे अभी, वो उन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है, अमृत कृषि विज्ञान, जो नेट पर डाल रखा उन्होंने। जी 87 पेज का पुस्तक है, उसमें सारा प्रकृति का ज्ञान है। ऐसे जी आप लोगों का अनुभव भी बहुत अच्छा है। आप लोग है ना, पुस्तक लिखिए और पुस्तक किसानों तक वितरण करिए, जो इच्छुक है। कोई ऑनलाइन ऑर्डर या इसके द्वारा मंगा सकता है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी मंगा सकता है। ऐसा पूरा बायोडाटा आप एक जी तैयार जी करिए, जी। क्योंकि आपका बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और सुझाव है बहुत अनुभव आपका अच्छा आपका। लगा हमें।
जी थैंक यू। और साथ में आप लोग आपका नंबर भी शेयर करिए ग्रुप में आप। अच्छा, नंबर तो वैसे चाहे तो आप मेरा नोट कर सकते हैं, फिलहाल तो मैं शेयर कर दूंगा। जी 9411365457। शुरू से बोलिए फिर से। 94 9411 जी 36 जी 54 जी 57। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। और किसी साथी का कोई प्रश्न? भुवनेश्वर राय जी, अगर आप अपने कमेंट्स देना चाहें। धन्यवाद सर। आज इस योगाहार क्लास में उपस्थित जितने भी हमारे महान भाव इसमें शामिल हैं, सबको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज के मुख्य अतिथि सुरेंद्र सर ने अपने अनुभव को, जैसा कि उन्होंने बताया कि ये जितनी भी बातें मैं बताया ये प्रैक्टिकल में अपने खेतों में किया। हम लोग जो बात सुन रहे थे वो लग भी रहा था कि आपका ये सीधा सा अनुभव है, जो खासतौर से पेस्ट कंट्रोल के बारे में, जो आईपीएम के बारे में आपने बताया, ये बहुत ही अनुकरणीय रहा, बहुत ही अच्छी बात रहा। जो आपका और पवन सर का जो पहले का मार्गदर्शन रहा, निश्चित रूप से सर जिस तरह से आप लोगों के साथ जिस तरह से काम किए सर, उसी तरह से हम लोगों के साथ आज काम कर रहे हैं। और हम लोग भी कई डिपार्टमेंट से काम करते हुए पतंजलि में आए और काफी कुछ सर को सीखने का मौका मिला। उनका जो सहयोग रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। मैं थोड़ा सा सर ज्यादा तो ये चीजें हम नहीं शेयर करना चाहते, लेकिन आज चूंकि 20 साल पहले की बात आपने पवन सर के बारे में बताया तो मेरे मन में भी थोड़ा सा लगा कि मैं भी थोड़ा सा बताऊं, चूंकि मैं भी 4 साल से पवन सर के साथ काम कर रहा हूँ। तो इनका काम करने का तरीका बहुत बहुत सीनियर अधिकारी मिले, लेकिन वास्तव में पवन सर का जो काम करने का तरीका है वो परमानेंट, अगर कोई काम नहीं है तो भी ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे साथ के लोग हैं इनका नॉलेज बढ़ता है। अगर कोई काम नहीं, जैसे हम लोग पहले डिपार्टमेंट में काम करते थे तो अगर मान लीजिए कोई काम नहीं है तो बैठे रहते थे या इस तरह से, सर का प्रयास रहता है कि कोई ना कोई आप इस तरह का काम करते रहें कि आपका अगर कुछ भी ना हो तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें, और वो नॉलेज जब आपके पास रहेगा बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आप उसको फील्ड में जब चाहेंगे उसको दे सकते हैं। तो इस तरह से इनका प्रयास रहता है, इसके लिए बहुत बहुत सर को भी धन्यवाद। और आपने जो इस तरह से जो आज हम लोग को मार्गदर्शन दिया है निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया रहा। और जो प्रकृति का प्रबंधन के बारे में आपने बताया, सर ने भी बताया, आपने भी बताया, ये वास्तव में उसी तरह से है कि जिस तरह से हम लोग अगर अपने काम को प्रकृति के साथ जितना ही जोड़ेंगे और उसमें छेड़छाड़ जितना ही कम करेंगे उतना ही फायदा रहेगा, उतना ही सबका ध्यान इसमें रहेगा और सब लोग आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा। एक बार सभी को, और आज की हमारी योग शिक्षक जो थी हमारी बहन, उन्होंने तो आज वास्तव में बहुत अच्छा योग का दर्शन दिखाया, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो इस कार्यक्रम में नहीं है, फिर भी मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा। इसके बाद कोई और हमारे टीम से, कुलदीप पुनियाल जी, रवि आदित्य जी, आप लोग जो भी कमेंट्स देना चाहें बात करिएगा। नहीं आवाज आ रही है जी। दिनेश, हाँ जी बताइए। जी, ये जो वार्तालाप रही बहुत डायमेंशन इसके बहुत सुंदर रहे, अलग अलग खेती से लेकर के और एक व्यवहारिक जो पक्ष है उससे लेकर के। और बड़ा अच्छा तब लगा कि जब आदरणीय पवन सर ने ये भी बात खुलासा किया कि हमारे मुख्य अतिथि लिखते भी हैं और गाते भी हैं, कव्वाली आप कव्वाली के माध्यम से कृषि कार्य को आगे बढ़ाते हैं।
तो मेरा तो आदरणीय से जिसे निवेदन रहेगा कि अगला जो हमारा पड़ाव होगा दूसरे दिन हम कभी आपको बुलाएंगे, तो आपकी कवालियां भी हम सुनेंगे, ये जो कृषि कवालियां हैं। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। आपका बहुत अच्छा सुझाव। मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ कि मैं मीटिंग में आया था, मेरे पास कुछ संसाधन नहीं थे, और इस समय वैसे मैं हरिद्वार में ये भी सौभाग्य है, मैं यहीं से आपको जो है अटेंड भी कर रहा हूँ। लेकिन इसमें थोड़ा सा, क्योंकि एक वो होती है ना, सौगाट होती है, थोड़ा सा एक असर तो मतलब छोड़ जाऊंगा वाली बात है। तो 2 पंक्ति तो मैं जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि अब आप कहेंगे कि भाई पता नहीं पवन सर कह रहे थे, ये भी कह रहे थे, कुछ है भी या नहीं है। तो जितना मुझे याद आता है 2 पंक्तियां ही ज्यादा सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं सुना पाऊंगा। तो जो कव्वाली हमने बनाई थी वो आपके आईपीएम और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के सारे मित्र शत्रु की थी, ये सब चीजें जो मैंने आप कही वही सब उसमें भी था। तो इसमें मैं थोड़ा सा एक आलाप और एक उसका मुखड़ा आपको सुनाना चाहूँगा, इजाजत है? स्वागत है हेलो, सर जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। बिक गया जो खरीददार नहीं हो सकता, बिक गया जो खरीददार नहीं हो सकता, वो हो जिसमें खुदी की समझदार नहीं हो सकता। माटी माटी मत कहो, माटी खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से माटी जुदा नहीं। हो माटी तेरा सहारा, ओ माटी तेरा सहारा, जीने को चाहिए माटी तेरा सहारा, जीने को चाहिए ओ कुदरत तेरा सहारा, खेती को चाहिए माटी तेरा सहारा। छिड़क कर दवा इंग्लिश बीमार हर कोई है, छिड़क कर दवा इंग्लिश बीमार हर कोई है, बीमार हर कोई है। हो अब जामे नीम ऑयल, हो अब जामे नीम ऑयल, पीने को चाहिए माटी तेरा सहारा, जीने को चाहिए ओ माटी तेरा सहारा। जी, बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। माटी तेरा सहारा, और ये एक ही पंक्ति में पूरा आपने पूरा ग्रंथ समा दिया है। और जी, तो आदरणीय हमारी जो दूसरे कृषक बंधु हैं, उनसे निवेदन है कि अभी हमारे पास 4-5 मिनट का समय है, तो कोई अपनी बात रखना चाहें। और साथ में आदरणीय किशोर दुबे जी सर, जी आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद दिनेश जी। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही, और मुख्यतः अभी जो हमारे मुख्य अतिथि जी है, मैं भी उनसे वही अनुरोध करने वाला था कि कव्वाली वाले मुख्य अतिथि, ऐसा ही आपका परिचय हमको पवन सर ने करवा दिया था 2-4 क्लास के पहले। तो निश्चित रूप से जब तक हम कव्वाली नहीं सुनेंगे तो कव्वाली वाले अतिथि की पहचान कैसे होगी, ये मेरे मन में था। तो आपने कव्वाली सुना दी, और निश्चित रूप से माटी तेरा सहारा, तो वैसे ही आप भी हमारे सहारे हो, और जन जन तक जाने के लिए
गाने से बहुत जन जागृति आती है। ये मेरा भी अपना अध्ययन है। मैं भी देहात में रहता हूँ, गाने लिखता हूँ, गाने गाता हूँ और देहातों में काम करता हूँ। तो निश्चित रूप से भाषण के अलावा उनको अगर गाने के माध्यम से जाया जाए तो निश्चित रूप से लोगों में जागृति आती है। यह हमारा भी अनुभव है। और आप तो 20-25 साल से ये काम कर रहे हैं, हम तो आपको प्रणाम करते हैं। और आपने उसको मिशन बना दिया है जो पवन जी ने बताया, तो निश्चित रूप से आपको तो साधुवाद। और यही काम हम सब मिलकर पवन जी के साथ में और आपके साथ में हम जन जन तक जाए। और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला जो वहाँ है, या किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो जो भी संभव है और भारत की गरीबी दूर करने के लिए कृषकों को जो हर संभव मदद करना चाहते हैं, उसके हम सफर आप भी है, हम भी है, हम सब मिलकर काम करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ में फिर से मैं आपको साधुवाद देता हूँ और मेरी बात को विराम करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमने आदरणीय दुबे सर को कई बार जो गीतों को उन्होंने लिखा है, कुछ कुछ बार हमने सुना है, उनकी कविताएं भी सुनी हैं। और इस तरह से मुझे तो लगता है कि बीच बीच में संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से हमारा जो कृषि संदेश होगा आगे बढ़ेगा, तो और सरसता के साथ, सहजता के साथ और मृदुता के साथ आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा संयोग आज का रहा है और ये संयोग आगे भी बढ़ेगा। साथ ही निवेदन है, अगर आदरणीय कुलदीप उनियाल जी, क्योंकि वो उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों से, उन क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया है, वो आवाज सुन रहे हों तो वो अपनी बात रखेंगे, आदरणीय उनियाल जी। और शायद वहां तक आवाज नहीं जा रही है। श्री ओंकार नाथ जी, ओंकार नाथ जी, आप शायद आवाज सुन रहे हो तो आप कोई आपकी टिप्पणी। जी। और दूसरी बात ये भी कहना चाहेंगे कि इस तरह के, जैसे मैं तो आपसे ऑनलाइन एक दीक्षा भी लेना चाहूंगा सर। ये जो क्योंकि इसकी मांग बहुत है, गीत संगीत कविताओं की, क्योंकि इसमें सरलता आ जाती है हमारी जो कठिन सब्जेक्ट हैं उसको सरलता से समझने के लिए भी उसमें सरलता आ जाती है। और साथ ही मेरे ख्याल से रावत सर कुछ कहना चाह रहे हैं या कुछ शेयर, वो शायद आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी, आप कोई स्क्रीन साझा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप कुछ बोलिएगा क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि जी हैं। मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा था। आदरणीय सुरेंद्र कुमार जी से मेरी मुलाकात पहली दफे हुई। अब मुलाकात तो नहीं हुई, मैं एक कार्यक्रम में यहाँ पे विकास नगर में हुआ था पर्यावरण दिवस के अवसर पे। अच्छा। तो वो आए थे वहाँ पे। हाँ, भगोना जी ने ऑर्गेनाइज किया था। तो आपने कई गाने सुनाए थे तो मैं रिकॉर्ड किया था, मैं देख रहा था। मैंने कहा आपने वो भोले भंडारी वाला मुझे बहुत बढ़िया लगा था, वो मैंने रिकॉर्ड किया था। तो वो मैं देख रहा था पर हो नहीं पा रहा है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा वो सुनाए आपने। संगीत का भी आपका पूरा साज बाज साथ में रहता है। तो वो बहुत ही सुंदर आवाज और बहुत ही वो हो नहीं पा रहा था। मैंने कहा सबको सुनाए वो संगीत का के साथ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, तो इसलिए मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो मैंने उस दिन रिकॉर्ड किया था और मैंने उस समय मुझे पता चला, काफी आपके बारे में मैंने पूछा था कि भाई फिर वो कि आप कब से ये काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कि जब शुरुआती जैविक की हुई थी उत्तराखंड में, तब आप इस तरह से कव्वाली और गाने गा के लोगों को प्रेरित करते थे। और एक सरकारी मुलाजिम होते हुए और इस तरह से मतलब एक उसकी तरफ डेडिकेशन से और इस माध्यम से, गाने के माध्यम से आपने बहुत किसानों को प्रेरित किया था। और काफी वहाँ पे लोग आपसे प्रभावित हुए थे ग्रुप्स में।
काफी किसानों के ग्रुप। तो मैं आपको फिर से मुझे याद आया, और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो आवाज बहुत सुंदर है, आप जो गाते हैं। तो अभी तो आप संगीत के साथ नहीं थे जी। जी, तो मेरी इच्छा कर रही थी मैं उसको सुनाऊं, पर वो नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद। मैं इसमें जो है दिनेश सर एक चीज जोड़ पाऊंगा इसमें। जी 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 सर। कि जैसे कि अभी रवीर भाई शिक्षक बंधु ने जो है बात कही, क्योंकि मेरा कुछ ऐसी सोच रही है कि मैं जिस क्षेत्र में जाता हूँ उसमें पूरा रस बस जाता हूँ। मुझे याद है कि दास योजना में हम जब काम कर रहे थे तो एक गांव में हमने मेला किया था, तो वहाँ एक पंत सर थे जो सर के साथ ही बैठते थे, पवन सर के साथ ही, तो आप भी थे उसमें। तो उनका ये अल्फाज थे कि भाई यहाँ ऐसा हो गया है कि ये नहीं पता लग रहा है कि इसमें सरकारी कर्मचारी कौन सा है, गाँव वाला कौन सा है। क्योंकि जो हमने वहाँ ट्रेनिंग उनको दी थी, तो वही फार्मर्स के साथ में मैंने ये गीत प्रोजेक्ट कव्वाली तैयार करके स्टेज पर प्रस्तुतिकरण भी किया था। तो कोई महिला जो है चिमटा बजा रही है, कोई ढोलक बजा रही है, मैं गा रहा हूँ, कोई मजीरा बजा रहा है, तो ऐसा माहौल बन गया था। तो उनके स्टेटमेंट था कि भाई यही तो एक चाहिए था कि किसान और कर्मचारी के बीच में जो जिस तरह का गैप खत्म हुआ है, तो अब निश्चित तौर पर खेती में नए बदलाव आए। तो ये सब मुझे जो है मतलब एक प्रेरणा देते रहे शुरू से ही, और मैं लिखता रहा, गाता रहा। आवाज फिर ईश्वर ने दी है जैसी भी आपको लगी। तो मेरा इसमें एक अपना आगे एक ये सपना है जिसको मैं विभाग में होने के नाते शायद अभी नहीं पूरा कर पाऊंगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पूरा करूंगा। लेकिन अगर मुझको आपकी संस्था का, पतंजलि संस्था का सहयोग मिलता है, सर का सहयोग मिलता है, इनका आशीर्वाद मिलता है, तो हर सब्जेक्ट पे, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, चूहा नियंत्रण है, जैव आपकी जो है कृषि रक्षा है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जिनको हम गीत के माध्यम से उनको प्रदर्शित करके, उनके वीडियो बना करके फार्मर के बीच में उसको दिखाएं, उसको सुने, उधर एक्टिविटी भी दिखे, उधर गाना भी सुनो, उसका मनोरंजन भी हो और साथ में वो सीखे। तो मैंने ऐसी एक चित्रहार टाइप जो है कई गीत बना रखे हैं, जैसे आपका मोटा अनाज है, आपके मड़वा सावा रामदाना वगैरह, इस पे जो है आप बना सकते हैं, जैविक खेती भी बना सकते हैं, कव्वाली बना सकते हैं। इनका मूल्यांकन करके हम एक मास्टर के रूप में सीडी रखें और उन लोगों को जो है 10 मिनट वो चला के दिखाते, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा हमको उसमें फिर ज्यादा प्रवचन की आवश्यकता नहीं होगी। किसान की जितनी आवश्यकता होगी उतनी वो बात करेगा। तो अगर आपका सहयोग रहे, आपके सहयोग से मैं आपको टेक्निकल गीत दे सकता हूँ, अपनी आवाज दे सकता हूँ, अपनी सेवाएं सब निःशुल्क दूंगा। आप केवल जो है उसका रिकॉर्डिंग का, उसका वीडियो का, मूल्यांकन का अगर खर्चा आपकी संस्था बेयर करती है, और तो हम दोनों मिलके जो है किसानों के हित में जो है बहुत अच्छी चीज दे सकते हैं। जी आदरणीय, आपने बहुत ही सुंदर एक प्रस्ताव रखा जिसका कि संज्ञान लिया जाएगा संभवतः आने वाले टाइम में। और क्योंकि जो कि एक किसान, जैसे आपने कहा, माटी का सहारा से लेकर और किसानों के हाथों तक की जो दूरी है, उसमें बहुत सारे कम्युनिकेशन गैप हो जाते हैं, और इस माध्यम से जो सरलता आती है वो फुलफिल हो जाती है। और यही हमें चाहिए भी कि हम सरलता से समझें और जटिलता उसमें न डालें, तो हमारा जीवन भी, हमारी माटी भी सुंदर सरल हो जाती है। और जैसे कि आज का समय भी अभी इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हम अगले पड़ाव पे मिलेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन, अगर आपके पास जी जी जी, आप मेरे ख्याल से कोई माइक खुला है, कोई बात रखना चाहते हैं, सादर आमंत्रित हैं जी। नहीं जी, ओम भैया जी। हाँ जी 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 जी, आज के मुख्य अतिथि की कव्वाली की मैं 2 लाइन सुनना चाहती हूँ, सिर्फ 2 लाइन, क्योंकि मैं पूरे क्लास में नहीं थी, अभी आ गई हूँ, तो अभी कव्वाली का विषय, फिर मैं 2 लाइन तो मेरे लिए हाँ, मैं वही निवेदन करने वाला था कि आदरणीय रावत सर ने कहा अभी वो जो सुनाने वाले थे, कोई भोलेनाथ से रिलेटेड कुछ, तो वो वाली पंक्तियां हो जाएं तो और आवाज भी आपकी बहुत सुंदर है। तो वो आपको ना भोलेनाथ,
चलो मैं आपको भोलेनाथ का ये भजन सुना देता हूँ, तो हमारा समापन भी जी। थोड़ा सा ठीक होगा फिर ईश्वर और भगवान के साथ। ओ भोले भंडारी डमरू जटाधारी, दर्शन को आए हैं दुनिया के नर नारी। ओ भोले भंडारी डमरू जटाधारी, दर्शन को आए हैं दुनिया के नर नारी। हम दुखों के मारों का प्रभु तू ही सहारा है। हम दुखों के मारों का प्रभु तू ही सहारा है। तू ही नाथ नाथों का, तू ही तो हमारा है। ओ भोले भंडारी डमरू जटाधारी, दर्शन को आए हैं दुनिया के नर नारी। यहाँ कोई नहीं अपना, सब एक दिखावा है। यहाँ कोई नहीं अपना, सब एक दिखावा है। दौलत आनी जानी बस एक छलावा है। ओ भोले भंडारी डमरू जटाधारी, दर्शन को आए हैं दुनिया के नर नारी। हम पापी दुनिया के मोह माया में भटके हैं। हम पापी दुनिया के मोह माया में भटके हैं। दुख दूर हरो भगवन, सब तेरे सदके हैं। ओ भोले भंडारी डमरू जटाधारी, दर्शन को आए हैं दुनिया के नर नारी। दर्शन को आए हैं दुनिया के नर नारी। बहुत ही सुंदर आदरणीय। और असल में बहुत सुंदर। जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू जी आगे आदरणीय दिनेश भाई साहब। जी, तो ये जो पंक्तियां आपने कही हैं, इसके माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से, भोले भंडारी जी के दर्शन के माध्यम से हमारी जैविक खेती साकार हो और हमारा योगाहार का ये कार्यक्रम अपना जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करे, उसको और इस सिलसिले को आगे बढ़ाए, यही कामना है। और आपने जो इस तरह से एक ऊर्जापूर्ण तरीके से आपने ऊर्जा के बीज बो करके आप अगले पड़ाव के लिए जुड़ेंगे हमसे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आदरणीय रंजना बहन जी से निवेदन है, क्योंकि अब समय भी संकेत दे रहा है, तो आज सभी जो हमारे योग शिक्षक हैं, मुख्य अतिथि जी हैं, और साथ में हमारे अन्य सभी आदरणीय सदस्य हैं, उनका धन्यवाद कीजिएगा। जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश भाई साहब। और सदन में सभी महानुभावों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आज हम रोज ही दैनिक योगा कार्यक्रम में सभी महानुभाव जुड़ते हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करते हुए
आज की कक्षा बहुत सुंदर रही। आज की हमारी योग टीचर निशा जी अंसारी, उन्होंने बहुत सुंदर कक्षा ली, महाराष्ट्र से थे। और आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र कुमार जी चंबोली से थे, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज दैनिक योगार में आज 483वें दिवस में उपस्थित थे और उन्होंने बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया। उनका भी मैं आभार व्यक्त करते हुए आज के समापन की ओर ले चलते हैं। आज हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी, बहन राजश्री कुशवाहा जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी, आदरणीय बने सिंह भागवत जी, आदरणीय ब्रज गोपाल सिंह जी, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर, आदरणीय डॉक्टर इंजीनियर टोलेचंद जी, आदरणीय गजानन बाजट जी, आदरणीय हैप्पी साहू, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी, आदरणीय नीलकंठ साबड़े जी, आदरणीय निर्मला जोशी जी, आदरणीय ओमकार नाथ जी, और हमारे रिसर्च सेंटर से आदरणीय पवन कुमार सर, और आदरणीय पुण्यकाम समर्थ जी, आदरणीय रघुवीर रावत जी, आदरणीय रवि आदित्य जी, और रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय सुरेंद्र कुमार जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, और योगा ARC से जो भाई है बहन है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करते हुए, और हमारा दैनिक योगार का कार्यक्रम ऐसे ही आगे बढ़े और ऐसे ही सबका सहयोग मिले, तो सबका मैं आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। और सबको सादर प्रणाम, सबका धन्यवाद। कल सुबह इसी कार्यक्रम में 5:30 बजे योग शिक्षक शिव के साथ मिलते हैं। तब तक सबको सादर प्रणाम, सबका दिन मंगलमय हो। सभी को नमस्कार। सुरेंद्र जी नमस्कार, आपको धन्यवाद। ओम ओम। हाँ सर, और ये हमारे आज के मुख्य अतिथि हरिद्वार में ही है। हाँ, मैं अभी आप हाँ, कल बात हुई थी, और एक्चुअली सर मुझे भी एक कार्यक्रम में जाना था, इसलिए मेरा कार्यक्रम आज का मिस हो गया थोड़ा। अच्छा। तो सुरेंद्र जी अगर टाइम मिलेगा तो इधर आइएगा पतंजलि योगपीठ की तरफ, अगर समय मिला तो। ठीक है, जी बात कर लेंगे अलग से। जी नमस्कार। बाकी अगला जो कार्यक्रम है ना सर, मैं जो है इसमें ना ये आपका अन्न भंडारण पे आप रखिए, चूहा नियंत्रण अन्न भंडारण, क्योंकि 30% तक लॉसेस हमारे यहाँ भी होते हैं, तो उसको किसान भाई कैसे प्रॉपर मैनेज करें, अगली टॉक उसमें रखें। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे। जी हाँ जी नमस्कार, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और दिनेश भाई साहब को भी धन्यवाद, बहुत सुंदर संचालन। मुझे बाद में पता चला कि आदरणीय मुख्य अतिथि जी तो इन मेधावी कलाओं से संपन्न हैं, वरना शुरुआत हम संगीत से ही कर लेते। फिर भी जो अगला पड़ाव होगा हमारा इसी तरह से जी, बड़ा अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम। ओम सभी को ओम। धन्यवाद। ओम वंदन ओम।